तो दोस्तों भारत में होने जा रहा है G20 समिट और G20 का जो सबसे बड़ा मकसद है वो जलवायु परिवर्तन में जो बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं उन्हें रोकना है। इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और उसी अनुरूप फिर काम किया जाता है। अब इसी दौरान दोस्तों भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा लास्ट गुरुवार को कुछ चीजें डिमांड की गई और ये डिमांड की गई थी उन पश्चिमी और अमीर देशों से जो कि जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियसनेस आजकल दिखा रहे हैं और इसका परिणाम भारत जैसे विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिन चीजों को लेकर भारत की तरफ से डिमांड की गई है जो कि काफी ज्यादा लीगल है, आगे मैं आपको बताऊंगा, इन सभी चीजों को लेकर अब फ्रांसीसी मीडिया को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी है और उन्होंने अनाप शनाप बातें एक आर्टिकल में कही है। तो चलिए आगे जानते हैं कि क्या डिमांड किया है भारत ने और इसके ऊपर फ्रांस की मीडिया का क्या रिएक्शन निकल कर आया है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि पश्चिमी देश, भारत हो, चाइना हो या फिर दूसरे जो एशियन देश हो जो कि इस समय इकोनॉमिकली काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, ये पश्चिमी देश हमारे जैसे देशों के कई सारे उत्पादों के ऊपर कार्बन टैक्स लगा देते हैं। इसके पीछे कारण ये बताया जाता है कि देखिए आपने इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काफी ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन किया है, ऐसी परिस्थिति में इसके ऊपर टैक्स लगाया जाना चाहिए ताकि इनकी कीमतें बढ़ जाए और अगली बार आप कुछ ऐसे माध्यम का इस्तेमाल करते हुए इन प्रोडक्ट को बनाएं जिससे कि कार्बन का इमिशन ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर पूरी दुनिया का सिनारियो देखा जाए तो वो लोग कार्बन इमिशन के लिए और जलवायु परिवर्तन के लिए इस समय दो देशों को ज्यादा जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसमें एक नाम भारत का आता है और दूसरा नाम आता है चाइना का। हम सभी जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि भारत हो या फिर चाइना हो, अपनी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है। फिर कोयला हो, डर्टी ऑयल वगैरह हो या फिर फोसिल ऑयल को ले लीजिए, बड़ी क्वांटिटी में भारत और चाइना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसे कम करने के लिए और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में शिफ्ट करने के लिए कई सारे पहल भी की जा रही है। कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी कि ONGC रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाली है आने वाले 7 सालों में। तो अल्टीमेटली काफी बड़े स्केल पर प्रयास किए जा रहे हैं, चाइना द्वारा भी किया जा रहा है और भारत द्वारा भी किया जा रहा है। लेकिन इस समय भारत और चाइना दोनों ही देशों में औद्योगिक क्रांति चल रही है, बड़े देश हैं, काफी बड़ी जरूरत है, तो एकदम से ही शिफ्ट कर जाना ऐसे सोर्सेस के लिए जो कि कार्बन का इमिशन नहीं करते, ये इतना आसान भी नहीं है। इसके साथ साथ हमें ये चीज भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो औद्योगिक क्रांति आ रही है भारत और चाइना जैसे देशों में या ग्लोबल साउथ के बाकी देशों में, ये तो अभी आ रही है, लेकिन अभी तक जो जलवायु परिवर्तन हुआ है या जो क्लाइमेट को बिगाड़ा गया है, इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया गया है, इसके पीछे असल जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिमी देश माने जाते हैं, क्योंकि इनके यहाँ तो औद्योगिक क्रांति हमसे कई दशकों पहले आई थी, तो उसके लिए तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन ये लोग अपने द्वारा पास्ट में की गई गलतियों को छुपाते हैं और इसके लिए नए जिम्मेदार देशों को ढूंढते हैं, जिसमें भारत, चाइना या ग्लोबल साउथ के बाकी देशों को ये लोग शामिल कर लेते हैं और पूरी की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं के सर पर मढ़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर काफी स्मार्ट मूव चला है प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि देखिए जलवायु परिवर्तन को रोकना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होगा हम सभी के लिए और इसमें सभी देशों का सहयोग एक साथ चाहिए होगा। ग्लोबल साउथ का स्पेशली उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि इसमें कई सारे अल्प विकसित और कई सारे विकासशील देश शामिल हैं। ऐसी परिस्थिति में डीकार्बनाइजेशन के लिए एकदम से इनके ऊपर प्रेशर नहीं डाला जा सकता तब तक जब तक कि अमीर और विकसित देश इनकी मदद के लिए आगे नहीं आए। हालांकि मदद के लिए पहले कई बार समझौते हुए हैं, लेकिन अब उस समझौतों के ऊपर इन लोगों ने अमल नहीं किया। उसी समझौते को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन्हें याद दिलाया। बताया गया कि एक पुराने समझौते के तहत वर्ष 2020 तक अमीर देशों ने ग्लोबल साउथ के लिए $100 बिलियन रिलीज करने थे, जिसका इस्तेमाल करते हुए ग्लोबल साउथ के सभी देश अपने यहाँ पर डीकार्बनाइजेशन की प्रक्रिया को तेज कर सकते थे। लेकिन वो आपने अभी तक नहीं किया। 2023 भी खत्म होने जा रहा है, तो ये पैसा रिलीज कीजिए। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में ग्लोबल साउथ के देश और आगे बढ़ पाए और जल्दी से शिफ्ट कर पाए, इसके लिए जरूरी ये भी होगा कि आपके पास जो टेक्नोलॉजीज है वो टेक्नोलॉजीज हमें सौंपिए। आपको यहाँ पर याद आ रहा होगा कि सिविल पर्पस से न्यूक्लियर पावर प्लांट की टेक्नोलॉजीज भारत चाहता है, जिसमें छोटे और कॉम्पैक्ट साइज के जो मॉडर्न रिएक्टर्स आजकल आ रहे हैं, जो कि पश्चिमी देशों में काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी भारत चाहता है। तो उनकी टेक्नोलॉजी आप दीजिए। और सबसे बड़ी बात कि टेक्नोलॉजी को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो उसका व्यवसायीकरण आप नहीं कर सकते। यानी इंजन की टेक्नोलॉजी मान लीजिए हम ले रहे हैं फाइटर जेट की, तो वो तो आपके लिए व्यवसाय है, तो वहां पर आप लोग कीमत भी व्यवसायिक उद्देश्य के हिसाब से ही रखेंगे। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी अगर आप
देंगे जिससे कि हम लोग ग्रीन एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, तो इस टेक्नोलॉजी को देते वक्त आप व्यापारिक भावना अपने मन में मत रखिए और सारी सुविधाओं के साथ ही ये टेक्नोलॉजी हमें दीजिए। इसके साथ साथ अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज देंगे तो इसके लिए रॉ मटेरियल की भी आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें यूरेनियम वगैरह आता है, तो इन सब चीजों को भी हमें अरेंज करना होगा। लेकिन भारत जो कि इतना बड़ा देश है, अभी तक हमें एनएसजी की सदस्यता नहीं मिली है, तो हम लोग चाहकर भी इस समय रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिशें कर रहे हैं, दूसरे कई क्षेत्रों में अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन इस क्षेत्र में स्पेशली हमें आपकी मदद की आवश्यकता है, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज भारत की तरफ से याद दिलाई गई, लेकिन इसको काफी अजीब तरीके से फ्रांस के इस मीडिया हाउस द्वारा छापा गया कि देखिए भारत तो स्वयंभू एक लीडर बन चुका है ग्लोबल साउथ का, और इसके लिए ये लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और $100 बिलियन की डिमांड कर रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इनकी दोगलाई इसी आर्टिकल में दिखती है, जहाँ पर पहले पैराग्राफ में ये लोग लिखते हैं कि G20 में जो 19 देश शामिल हैं, इसके साथ साथ 20वें देश के तौर पर पूरा यूरोपियन यूनियन शामिल है, यानी यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश आते हैं वो सब भी शामिल हैं। तो ये सारे देशों की जो जीडीपी है उसका ग्लोबल जीडीपी में योगदान 85% है, यानी G20 में आने वाले सभी देशों की जीडीपी को आप काउंट करिए, वो ग्लोबल जीडीपी के 85% तक का होगा। तो ऑब्वियसली अगर इतनी जीडीपी है तो कार्बन इमिशन की रेट में भी इन्हीं देशों का 85% तक योगदान भी होगा, जिसमें खुद फ्रांस भी आता है, अमेरिका भी आता है, भारत चीन भी आते हैं। लेकिन वहीं ये लोग अगले पैराग्राफ में सीधे सीधे भारत और चीन जैसे देशों को दोषी ठहरा देते हैं। स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इनकी काफी दोगलाई सामने देखने के लिए मिल रही है। ये लोग जलवायु परिवर्तन को एक्चुअली रोकना तो चाहते ही है, इसके लिए ये लोग काफी ज्यादा कॉन्शियस है, इस तरह की चीजें शो भी करते हैं, लेकिन इन महत्वपूर्ण कामों को करने के लिए जो इनकी जवाबदारियां हैं वो निभाने की जब बारी आती है तो ये लोग दोष दूसरे देशों के ऊपर मढ़ देते हैं। हालांकि बहुत सही समय पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत सही मुद्दा उठाया है। इस तरह के मुद्दे उठाने से ग्लोबल साउथ के ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ साथ विकसित और अमीर देशों को अब इसके लिए फंड भी रिलीज करना पड़ेगा और साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वगैरह भी करना ही करना पड़ेगा, और साथ में भारत जैसे देश को एनएसजी की सदस्यता मिलने के चांसेस भी अब काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे।